दोस्तों, अग्निवीर योजना को लेकर के जो कई तरह की बातें पब्लिक डोमेन में हुई हैं, जो उसके प्लस पॉइंट्स गिनाए गए हैं, जो उसके माइनस पॉइंट्स गिनाए गए हैं, उन सब चीजों पर चर्चा, परिचर्चा, विश्लेषण करने के बाद समाज में अलग अलग तरह की राय है। कुछ लोग इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, कुछ लोग इसको बुरा बताते हैं। आज के द इंडियन एक्सप्रेस पेपर में अग्निवीर योजना का एक नया ही एंगल, एक नई चर्चा, उसके बारे में बात हुई और वो चर्चा है भारत नेपाल रिलेशन की। नेपाल के लोग जो आमतौर से गोरखा के नाम से जाने जाते हैं, इनकी भर्ती भारतीय सेना में काफी पहले से, अंग्रेजों के जमाने से होती आई है। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो एक त्रिपक्षीय समझौता भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच में हुआ, जिसमें नेपाली नागरिक जो गोरखा थे उनकी भर्ती भारतीय सेना में होती रहेगी, इसका एक समझौता हुआ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जब अपनी नेपाल यात्रा में नेपाल की संसद को संबोधित किया तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत ने आज तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें नेपालियों का खून न बहा हो। यह बात कह करके उन्होंने गोरखाओं के त्याग और बलिदान की उन्होंने चर्चा की थी। अब जब हमारे यहाँ इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, हर जगह अग्निवीर के नाम से जब भर्तियां शुरू होने जा रही हैं, जिसमें 4 साल के लिए ही आपको नौकरी पर रखा जाएगा और कोई पेंशन की सुविधा नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में अब नेपाल के गोरखा लोग क्या भारतीय सेना में आने के लिए उतने ही उत्साहित हैं? शायद नहीं है। और नेपाल की बहुत सी जो समस्याएं हैं जो भारत के साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें यह एक नई समस्या जुड़ गई है। नेपाल का कहना है कि वैसे तो भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वह अपनी भर्ती नीति को कैसे आगे बढ़ाता है, उसके लिए उसको नेपाल की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि नेपाल यह अपेक्षा जरूर करता था कि यदि भारतीय सेना में भर्ती का कोई क्राइटेरिया इस तरीके से ड्रामेटिक तरीके से चेंज होगा तो कम से कम नेपाल के जो लोग, जो गोरखा हैं, जिनको भारतीय सेना में बड़ी संख्या में भर्ती किया जाता है, उनके साथ एक बार जरूर इस पर कुछ बात होगी, कुछ चर्चा होगी या उनको विश्वास में लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पूरी तरीके से एक तरफा निर्णय लेते हुए अग्निवीर का मसौदा ला दिया गया है। नेपाल के लोगों में इसको लेकर निराशा है। नेपाल में वैसे भी नौकरी को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ की सरकारें बहुत ज़्यादा किसी को नौकरी दे पाएँ। एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी देश है, जहाँ पर रोजगार के सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में विकल्प बड़े सीमित हैं। ऐसे में नेपाल के लोग दूसरे देशों में नौकरी के लिए, काम के लिए, रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं और उसमें से सबसे ज्यादा लोग भारत में आते हैं और उन लोगों को बेहद सम्मान की दृष्टि से नेपाल में देखा जाता है जो लोग भारतीय सेना में नौकरी करते हैं। उसकी कई वजहें हैं और जो वजहें बड़ी हैं उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां से जब वो नौकरी करके रिटायर होते हैं और वापस नेपाल में जाते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, भारत से उनको पेंशन मिलती है और भारत से तकरीबन 1000 करोड़ रुपया पेंशन के मद में नेपाल जाता है। नेपाल के लिए, एक गरीब देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि 1000 करोड़ रुपए की पेंशन उनके नागरिक भारत से प्राप्त करते हैं। हालिया दिनों में नेपाल और भारत के रिलेशन में बहुत से बदलाव है, बहुत सी चीजें बदली। चीन का इन्फ्लुएंस नेपाल पर किस तरीके से बढ़ा, पाकिस्तान के साथ नेपाल की मित्रता कितनी प्रगाढ़ हुई, उन सबके परिप्रेक्ष्य में अगर इस अग्निवीर योजना को आप देखें तो ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं यह भारत और नेपाल के संबंधों पर कुछ विपरीत असर डालने वाली एक योजना साबित हो सकती है। अपने कम से कम शुरुआती समय में तो यही लग रहा है। वैसे भी अग्निवीर योजना को लाने का मकसद, उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। भारत सरकार अपने रक्षा बजट को कम से कम करना चाहती है। खास तौर से वह अपने कार्मिकों के पेंशन पर होने वाले बड़े खर्चे से अब बचना चाहती है। एक बात समझ में नहीं आती है मुझको। एक तरफ
ये दावे किए जाते हैं कि सब कुछ आधार से लिंक कर दिया गया है, भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाई गई है, अंकुश लगा है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूती की से आगे बढ़ रही है, नई टैक्स प्रणाली लाई गई है जिसमें कर चोरी की संभावनाएं कम हुई हैं, हर चीज आधार और पैन से जोड़ करके जो भी तमाम चोरियां हो सकती थी टैक्सेस की, कोई आदमी छोटी बड़ी जैसी भी चोरी कर पाता था, उस पर एक प्रभावी रोक लगी है। तो निश्चित तौर पर देश की आय बढ़ी है, और जब देश की आय बढ़ी है तो ऐसे में यह कौन सी परिस्थिति आ गई है हमारे सामने कि हमको अब रक्षा बजट में कटौती करने पर इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। रक्षा बजट या देश के डिफेंस सेक्टर में कोई भी कटौती वो सबसे अंतिम स्टेप होना चाहिए। जब हर जगह की कटौतियों से आप तृप्त हो जाएं, जब आपको लगे कि अब और कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है और हमारे सामने भारी संकट है कि हम कैसे जो है देश को और मजबूत बनाएं, देश की इकोनॉमी को कैसे और हम अपने खर्चों को कम करके इसको प्रभावी बनाएं, तब आप सबसे अंत में डिफेंस को आपको छूना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो भी है, व्यवस्था तो अभी यही है कि अब अग्निवीर योजना शुरू हो चुकी है, आने वाली भर्तियां अब अग्निवीर के तहत होनी है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य, जिस सोच के साथ इस अग्निवीर योजना को लॉन्च किया जा रहा है, यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे, देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत बने, हमें नौजवान और कुशल योद्धा, नौजवान और कुशल सैनिक मिले। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि यह जो 4 साल के बाद की जो सेवानिवृत्ति का एक फेज आएगा, इसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो समाज में कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे और कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी उन योग्यताओं और अपनी कुशलताओं को लेकर के कहीं कुछ डिस्ट्रक्टिव की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, कुछ ऐसे काम की तरफ ना आगे बढ़ जाएं जो देश और समाज के लिए नुकसानदेह साबित हो। धन्यवाद।